कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्लियर मैराथन क्लास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ऐसी क्लास जो सीधा याद करवा दे। अगर कंप्यूटर आपको मुश्किल लगता है या कॉन्सेप्ट्स बार-बार भूल जाते हैं और हर एग्जाम में वही क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। यहां मिलेगा कंप्लीट कंप्यूटर रिवीजन, बेसिक से एडवांस तक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर तरीके से। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर को आसान बनाने के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का गर्दा उड़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि बस एक क्लिक पर खाना ऑर्डर करने से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से आमने सामने बात कर लेने के पीछे क्या है? ये सब जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, ये मुमकिन कैसे हुआ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, आईटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये अब हवा पानी की तरह हो गया है, दिखता नहीं है पर इसके बिना गुजारा भी नहीं। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इसी अदृश्य दुनिया की परतों को खोलने वाले हैं। हमारा मिशन है आईटी को बहुत ही सरल भाषा में समझना कि भाई ये है क्या, इसे चलाने वाले कानून कौन से हैं और सरकार इसे कैसे इस्तेमाल कर रही है हम तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो आईटी की एबीसीडी से लेकर भारत के साइबर कानून और राजस्थान के शानदार ई गवर्नेंस मॉडल तक फैली हुई है। तो लक्ष्य ये है कि इसे एक क्लासरूम लेक्चर जैसा नहीं बल्कि एक मजेदार बातचीत बनाएं। बेहतरीन। तो फिर कहाँ से शुरू करें? एकदम शुरुआत से करते हैं। चलिए एकदम जड़ से शुरू करते हैं। ये शब्द सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी सुनने में बहुत भारी लगता है। अगर किसी को समझाना हो तो इसकी सबसे आसान परिभाषा क्या होगी? अच्छा सवाल है। हम सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पर ये तीनों चीजें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, ये मिलकर काम कैसे करती हैं? इसे एक शरीर की तरह समझिए। हार्डवेयर वो चीजें हैं जिन्हें आप छू सकती हैं, आपका फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर। अच्छा, ये शरीर की हड्डियां और मांस है। फिर आता है सॉफ्टवेयर, यानी व्हाट्सएप, गूगल मैप्स या कोई भी ऐप। ये शरीर का दिमाग है जो शरीर को बताता है कि उसे करना क्या है। और नेटवर्क वो इस शरीर का कौन सा हिस्सा हुआ? नेटवर्क एक तरह से इस शरीर की आत्मा है, वो अदृश्य शक्ति जो दिमाग और शरीर को जोड़ती है और दूसरे शरीरों से बात करने की ताकत देती है। यही तो इंटरनेट है। एक और उदाहरण देती हूँ, शायद उससे और साफ हो जाए। एक रसोई की कल्पना कीजिए। ठीक है। रसोई के जो बर्तन हैं वो हार्डवेयर हैं और खाना बनाने की जो रेसिपी है वो सॉफ्टवेयर है। और जो गैस पाइपलाइन उस रसोई तक गैस पहुंचा रही है वो नेटवर्क है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तीनों में से एक भी चीज हटा दें तो खाना नहीं बन सकता। वैसे ही आईटी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क मिलकर ही सूचना नाम का खाना तैयार करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। इससे सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। तो ये सिस्टम हमेशा से इतना स्मूथ और हमारी जेब में फिट होने वाला नहीं था। इसकी एक पूरी कहानी है। मैंने पढ़ा है कि शुरुआती कंप्यूटर तो एक पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। जी हाँ, 1940 के दशक का ईनिया कंप्यूटर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तब कंप्यूटर सिर्फ वैज्ञानिकों या सरकारों के लिए हुआ करते थे। आम इंसान का उससे कोई लेना देना नहीं था। असली बदलाव आया 1970s के दशक में, जब पर्सनल कंप्यूटर्स यानी पीसी बनने लगे। वो हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंचे। लेकिन तब भी वो अकेले थे, है ना? एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। फिर आया असली गेम चेंजर, इंटरनेट। बिल्कुल, 1980 के दशक में इंटरनेट ने इन अलग थलग पड़े कंप्यूटरों को जोड़ना शुरू किया। सोचिए, दुनिया में पहली बार मशीनें एक दूसरे से बात कर रही थीं। सही। फिर 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW बनाया, जिसने इस नेटवर्क पर जानकारी को खोजना और शेयर करना बच्चों का खेल बना दिया। और 2000 के बाद तो स्मार्टफोन और क्लाउड टेक्नोलॉजी ने इस पूरी डिजिटल दुनिया को हमारी हथेली पर लाके रख दिया। बिल्कुल। और आज हम उसी दुनिया में जी रहे हैं। शिक्षा में ऑनलाइन क्लास हैं, व्यापार में अमेज़न, फ्लिपकार्ट हैं, स्वास्थ्य में डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह ली जा रही है। ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन आजकल कुछ नए और भारी भरकम शब्द सुनाई देते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, आईओटी, साइबर सुरक्षा। चलिए इन्हें भी थोड़ा आसान बनाते हैं। जरूर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्या इसका बादलों से कोई लेना देना है? नहीं, बादलों से बिल्कुल नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग को आप अपना डिजिटल गोदाम समझ सकते हैं। डिजिटल गोदाम? जी हाँ, जैसे गूगल ड्राइव या आई क्लाउड।
पहले हम अपनी सारी फाइलें, फोटो, गाने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में रखते थे। जगह भर गई तो दिक्कत। सही बात है। क्लाउड ने कहा, ये सब मुझे दे दो, मैं इसे इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी सुरक्षित जगह पर रखूंगी। जब तुम्हें चाहिए हो कहीं से भी ले लेना। मतलब हमारा डेटा अब हमारे डिवाइस में नहीं बल्कि इंटरनेट पर कहीं और सेव रहता है। बिल्कुल। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आजकल हर जगह है। एआई का मतलब है मशीनों में इंसानी दिमाग जैसी सोचने समझने की शक्ति डालना। इसका सबसे आम उदाहरण है यूट्यूब या नेटफ्लिक्स। अच्छा, वो कैसे? जब आप एक वीडियो देखते हैं तो एआई पर्दे के पीछे ये समझने की कोशिश करता है कि आपको क्या पसंद आया। फिर वो आपको वैसे ही लाखों वीडियो में से चुनकर दिखाता है। और ये सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है ना? मैंने सुना है कि यही एआई टेक्नोलॉजी अब ये भी तय कर रही है कि किसे बैंक से लोन मिलेगा या कौन सी खबर हमें सोशल मीडिया पर सबसे पहले दिखेगी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये हमारे फैसलों को अनजाने में प्रभावित करने की ताकत रखती है, जो इसे सिर्फ एक टूल से कहीं ज्यादा बना देता है। और इसी से जुड़ा है अगला कॉन्सेप्ट, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, तो क्या मेरा स्मार्ट टीवी या एलेक्सा स्पीकर भी आईओटी का हिस्सा है? बिल्कुल। आईओटी का मतलब है रोजमर्रा की चीजों में इंटरनेट और सेंसर लगाकर उन्हें स्मार्ट बना देना। आपकी स्मार्ट घड़ी जो आपकी हार्ट बीट नापती है, आपका स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बल्ब, यहाँ तक कि स्मार्ट फ्रिज जो बता दे कि दूध खत्म होने वाला है। हाँ, वो सब आईओटी डिवाइस हैं। ये आपस में बात करते हैं और हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। ये सुनने में बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि हमारा फ्रिज भी हमारी जासूसी कर सकता है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और यहीं पर हमारी लिस्ट का चौथा और सबसे जरूरी शब्द आता है, साइबर सुरक्षा। अच्छा। जैसे जैसे हमारी जिंदगी ऑनलाइन हो रही है, हमारे डेटा, पैसे और पहचान पर खतरा भी बढ़ रहा है। साइबर सुरक्षा हमारे डिजिटल जीवन का बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड? हाँ, ये हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स, बैंक डिटेल्स और निजी जानकारी को हैकर्स और वायरस से बचाने के लिए ताले, दीवारें और गार्ड तैनात करता है। तो अगर मैं इसे समेटूं, तो आईटी सिर्फ कंप्यूटर चलाने का नाम नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हमारे हाथ में मौजूद हार्डवेयर से लेकर उसे चलाने वाले सॉफ्टवेयर तक, और इन सबको जोड़ने वाले इंटरनेट नेटवर्क से लेकर इस पूरी दुनिया को सुरक्षित रखने वाली साइबर सुरक्षा तक। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा है। ये एक अदृश्य जाल है जिसने हमारी पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लिया है। जब कोई चीज इतनी पावरफुल और हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाता है, तो उसे काबू में रखने के लिए नियम कानून भी चाहिए, वरना ये तो एक तरह का डिजिटल जंगल राज बन जाएगा। बिल्कुल। तो इस डिजिटल दुनिया का संविधान क्या है? कौन से कानून हमें ऑनलाइन सुरक्षित रखते हैं? यही वो सवाल है जो हमें भारत के पहले साइबर कानून, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 या आईटी एक्ट 2000 तक ले जाता है। आईटी एक्ट 2000। सोचिए, साल 2000 में जब भारत में इंटरनेट बस पैर पसार ही रहा था, सरकार को ये एहसास हो गया था कि इस नई दुनिया के लिए नए नियमों की जरूरत पड़ेगी। तो इस कानून का मुख्य मकसद क्या था? इसके दो बड़े मकसद थे। पहला, डिजिटल दुनिया को कानूनी मान्यता देना। कानूनी मान्यता मतलब इससे पहले अगर आप किसी को ईमेल भेजते या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते तो कानून की नज़र में उसकी कोई खास अहमियत नहीं थी। इस एक्ट ने पहली बार डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कागजी दस्तावेजों के बराबर कानूनी दर्जा दिया। अच्छा, इसी वजह से आज ई कॉमर्स और ऑनलाइन बैंकिंग संभव हो पाए। बिल्कुल। और दूसरा मकसद था साइबर अपराधों को परिभाषित करना और उनके लिए सजा तय करना। अपराधों से जुड़ा हुआ? हाँ, मुझे याद है 2000 के दशक की शुरुआत में जब किसी का ईमेल अकाउंट हैक होता था तो पुलिस को समझ ही नहीं आता था कि इसे चोरी कहें, धोखाधड़ी कहें या क्या कहें, इस पर कौन सी आईपीसी की धारा लगाएं। सही बात है। आईटी एक्ट में पहली बार हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड जैसे अपराधों को कानूनी तौर पर परिभाषित किया। लेकिन वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदलती है, इस कानून में भी बदलाव हुए होंगे? बिल्कुल। मैंने सुना है कि 2008 में इसमें कुछ संशोधन हुए और एक धारा 66A बहुत विवादों में रही, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। वो क्या मामला था? धारा 66A एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। ये धारा कहती थी कि कंप्यूटर या मोबाइल से कोई भी आपत्तिजनक या अपमानजनक संदेश भेजना एक अपराध है। आपत्तिजनक? हाँ, और समस्या इसी शब्द में थी। आपत्तिजनक क्या है,
इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं थी। मतलब किसी को जो बात सामान्य लगे वो किसी पुलिस वाले को आपत्तिजनक लग सकती है। एग्जैक्टली और इसी का दुरुपयोग होने लगा। लोग सोशल मीडिया पर नेताओं के कार्टून बनाने या सरकार की आलोचना करने पे गिरफ्तार होने लगे। अरे आखिरकार 2015 में श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये बोलने की आज़ादी मतलब आर्टिकल 19 का उल्लंघन है और इसका इस्तेमाल लोगों की आवाज दबाने के लिए किया जा सकता है। ये तो हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा फैसला था। एग्जैक्टली। तो क्या इसका मतलब ये है कि 20 साल से भी ज्यादा पुराना ये आईटी एक्ट अब आज की चुनौतियों के लिए काफी नहीं है? आज तो हमारे सामने एआई, डीप फेक, क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें हैं जिनका 2000 में नामो निशान नहीं था। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। आईटी एक्ट 2000 आज के जमाने के लिए एक कह सकते हैं पुरानी पड़ चुकी तलवार जैसा है। ये हैकिंग और फ्रॉड से तो लड़ सकता है, लेकिन नई चुनौतियों से नहीं लड़ सकता। हाँ, एआई से बने डीप फेक वीडियो, ऑनलाइन गेमिंग की लत या सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक न्यूज, इन सब से लड़ने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। तो अब क्या? इसीलिए सरकार एक बिल्कुल नया और आधुनिक कानून लाने पर काम कर रही है, प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट। तो ये नया डिजिटल इंडिया एक्ट ऐसा क्या करेगा जो पुराना कानून नहीं कर पा रहा? इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। पहला, ये ऑनलाइन सेफ्टी पर फोकस करेगा, मतलब बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाना, साइबर बुलिंग रोकना और डीप फेक जैसी खतरनाक चीजों के लिए कड़े नियम बनाना। अच्छा। दूसरा, ये नई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करेगा। एआई का इस्तेमाल कैसे हो, मेटावर्स में नियम क्या होंगे, इन सब पर स्पष्ट गाइडलाइंस होंगी। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करेगा। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली नफरत और गलत सूचनाओं के लिए ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाएगा। ये तो बहुत जरूरी लगता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या हम आईटी एक्ट 2000 की कुछ ऐसी धाराओं को समझ सकते हैं जो आज भी बहुत काम की हैं और आम इंसान को पता होनी चाहिए? जरूर। कुछ धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे धारा 66 हैकिंग के लिए है। अगर कोई आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 66C और 66D पहचान की चोरी से जुड़ी हैं, यानी अगर कोई आपका पासवर्ड चुराकर आपके नाम से फ्रॉड करता है। ओके। धारा 66E प्राइवेसी के उल्लंघन पर लगती है, यानी किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो बिना इजाजत ऑनलाइन डालना। और सबसे गंभीर है धारा 66F साइबर आतंकवाद, जिसमें उम्र कैद तक की सजा है। और एक धारा 69 भी है जो सरकार को काफी शक्तियां देती है। हाँ, धारा 69 राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सरकार को किसी भी कंप्यूटर या ऑनलाइन डेटा की निगरानी करने, उसे ट्रैक करने का अधिकार देती है। इस पर अक्सर प्राइवेसी को लेकर बहस होती रहती है। तो इस हिस्से को अगर हम संक्षेप में देखें तो आईटी एक्ट 2000 हमारे डिजिटल जीवन की कानूनी बुनियाद है। ये हमें बचाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है कि कानून पीछे रह गया है। बिल्कुल। और अब डिजिटल इंडिया एक्ट उस गैप को भरने की एक कोशिश है। बिल्कुल सही। ये एक सतत दौड़ है टेक्नोलॉजी और कानून के बीच। बहुत खूब। अब हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। हमने टेक्नोलॉजी समझी, उसे चलाने वाले कानून समझे, लेकिन सरकार खुद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर रही है? यहीं पर ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है? ई गवर्नेंस का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सरकार। इलेक्ट्रॉनिक सरकार? हाँ, जब सरकार कागजी फाइलों और लंबी लाइनों को छोड़कर इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल के जरिए आप तक अपनी सेवाएं पहुंचाती है तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। अच्छा। इसका लक्ष्य है काम में तेजी और पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार कम करना और नागरिक को किंग बनाना, जिसे सेवाएं घर बैठे मिलें। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जैसे इसमें G2C, G2B जैसे कुछ प्रकार होते हैं? हाँ, सबसे आम है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, जब सरकार सीधे आपको सेवा देती है। जैसे आप ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अपना इनकम टैक्स भरते हैं या आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, ये सब G2C है। ओके। फिर है G2D यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, जब सरकार व्यापारियों को सेवा देती है, जैसे ऑनलाइन टैक्स भरना, कंपनी रजिस्टर करना या सरकारी ठेकों के लिए ऑनलाइन बोली लगाना। और सरकारी दफ्तरों के अंदर भी तो इसका इस्तेमाल होता होगा? बिल्कुल, उसे कहते हैं G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जब एक विभाग दूसरे विभाग को डिजिटल तरीके से फाइलें भेजता है।
इससे काम की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और आखिर में है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जब सरकार अपने कर्मचारियों को डिजिटल सेवाएं देती है, जैसे ऑनलाइन सैलरी स्लिप या छुट्टियों की अर्जी। चलिए अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। राजस्थान। मैंने सुना है कि राजस्थान ने ई गवर्नेंस में कमाल का काम किया है। राजस्थान वाकई इस मामले में एक मॉडल राज्य है। तो इस सफलता के पीछे कौन लोग या संस्थाएं हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 संस्थाओं का हाथ है। सबसे ऊपर है डॉयट एंड सी, जो नीतियां बनाने और दिमाग लगाने का काम करता है। फिर है राजकॉम यानी RISL, जो सरकार की अपनी IT कंपनी है और इन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करती है। अच्छा। और तीसरा है RICO यानी RICO, जो IT कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जैसा IT पार्क तैयार करता है। ये तो हुई पर्दे के पीछे की टीम। लेकिन आम आदमी के लिए उन्होंने क्या बनाया है? कौन से ऐसे पोर्टल हैं जो राजस्थान में लोगों की जिंदगी आसान कर रहे हैं? सबसे बड़ा और सबसे सफल नाम है ई-मित्र। ई-मित्र, हाँ। ये एक तरह की डिजिटल दुकान है जो हर गांव शहर में मौजूद है। आपको बिजली का बिल भरना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या किसी सरकारी योजना में नाम लिखवाना हो, सब एक ही जगह पर हो जाता है। इसने बिचौलियों को खत्म कर दिया है। मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल के बारे में भी बहुत सुना है, जो शिकायतों के लिए है। पर क्या ये सच में काम करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। राजस्थान संपर्क की खूबी यही है कि ये सिर्फ शिकायतें दर्ज नहीं करता। आप 181 पे कॉल करके या पोर्टल पर शिकायत करते हैं तो उसे एक यूनिक नंबर मिलता है। फिर उस शिकायत को संबंधित अधिकारी को भेजा जाता है और एक तय समय में उसे उसका जवाब देना होता है। आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। इसने सरकारी विभागों को ज्यादा जवाबदेह बनाया है। और जन सूचना पोर्टल, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? जन सूचना पोर्टल तो पारदर्शिता की एक मिसाल है। ये RTI कानून की भावना को एक कदम आगे ले जाता है। इसका सिद्धांत है, आपको सूचना मांगने की जरूरत नहीं, हम खुद आपको देंगे। अच्छा। इस पोर्टल पर सरकार के 100 से ज्यादा विभागों की योजनाओं की सारी जानकारी, जैसे किसे पेंशन मिली, किस गांव में कितना काम हुआ, सब कुछ पब्लिक के लिए खुला है। कोई भी देख सकता है। एक और चीज जो बहुत काम की लगती है वो है SSO पोर्टल। SSO यानी सिंगल साइन ऑन, एक मास्टर की तरह है। सोचिए, पहले आपको हर सरकारी वेबसाइट के लिए अलग यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ता था। हाँ, बहुत झंझट था। SSO ने कहा, ये सब छोड़ो, बस एक ID बनाओ और उसी एक ताले चाबी से राजस्थान सरकार की 100 से ज्यादा सेवाओं के दरवाजे खोलो। इससे नागरिकों का जीवन वाकई बहुत आसान हुआ है। कमाल है। और इसके अलावा नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए iStart जैसा प्लेटफॉर्म भी है। तो अगर हम इस आखिरी हिस्से को समेटें तो ई गवर्नेंस का मतलब है सरकारी दफ्तरों को आपके फोन में ले आना, और राजस्थान ने ई-मित्र, SSO और जन सूचना पोर्टल जैसे मॉडल बनाकर दिखाया है कि अगर टेक्नोलॉजी का सही इरादे से इस्तेमाल हो तो ये आम आदमी की जिंदगी बदल सकती है। एकदम सही। ये टेक्नोलॉजी को सीधे जनता के फायदे से जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने सूचना प्रौद्योगिकी की इस विशाल दुनिया का एक सिरा पकड़ा और उसे खोलते चले गए। हमने IT की मूल बातों से शुरू किया, इसके कानूनी दांवपेच समझे और देखा कि ई गवर्नेंस के जरिए ये कैसे हमारी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। इस पूरी बातचीत में सबसे आकर्षक बात यह है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। ये बस एक बहुत शक्तिशाली औजार है। IT एक्ट जैसे कानून इसे सही दिशा में रखने की कोशिश करते हैं और ई गवर्नेंस जैसी पहलें इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। डेटा सुरक्षा, प्राइवेसी, इन चुनौतियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम सब रोज कंप्यूटर, फोन इस्तेमाल करते हैं, पर उनकी स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है, वो कैसे हमारी भाषा समझते हैं, ये एक जादू जैसा लगता है। तो आज हम उसी जादू के पीछे का विज्ञान समझेंगे। सोचिए, जैसे हम और आप बातचीत के लिए हिंदी अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा है और इस भाषा का आधार अंक यानी नंबर्स है। आज हमारी पड़ताल इसी भाषा को लेकर है। बिल्कुल। आज का मिशन यही है कि हम इंसानी भाषा यानी डेसिमल से शुरू करके कंप्यूटर के दिमाग यानी बाइनरी में झांकेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये दोनों दुनियाएं आपस में बात कैसे करती हैं, मतलब एक सिस्टम से दूसरे में बदलती कैसे हैं,
और अंत में जो सबसे दिलचस्प है, हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि हमारे लिखे शब्दों, अक्षरों और यहाँ तक कि इमोजीज को इन 0 और 1 की भाषा में कैसे समझता है। तो चलिए इस अदृश्य भाषा को समझने का सफर शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने कंफर्ट जोन से। हम सब डेसिमल यानी बेस 10 सिस्टम में जीते हैं। जी। मुझे लगता है इसकी खासियत सिर्फ ये नहीं कि इसमें 0 से 9 तक 10 अंक है, बल्कि इसका पोजिशनल होना है। मतलब 25 में 2 का मतलब सिर्फ 2 नहीं बल्कि 20 है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही पोजिशनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही इन सारे नंबर सिस्टम्स की जान है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में डेसिमल का इस्तेमाल इतना स्वाभाविक रूप से करते हैं कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, चाहे वो 149 रुपए का हिसाब हो या 25 किलो आटा। हर अंक की जगह उसकी कीमत तय करती है। और कंप्यूटर की दुनिया भी इसी पोजिशनल नियम पर चलती है, बस उसका बेस अलग है। तो अब आते हैं कंप्यूटर की असली भाषा पर, बाइनरी। सुनने में ये बहुत टेक्निकल लगता है, पर असल में ये सबसे सरल है। इसका बेस 2 है, मतलब इसमें सिर्फ 2 ही अंक हैं, 0 और 1। सिर्फ 0 और 1। हाँ, बस इसे आप एक लाइट के स्विच की तरह समझ सकती हैं। 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। कंप्यूटर के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच या ट्रांजिस्टर होते हैं और आपकी हर जानकारी, चाहे वो कोई तस्वीर हो, गाना हो या हमारी ये बातचीत, इन्हीं ऑन ऑफ यानी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में स्टोर और प्रोसेस होती हैं। अच्छा, तो अगर 1 ऑन है और 0 ऑफ, तो क्या ये असल में वोल्टेज के लेवल है? मतलब 5 वोल्ट ऑन और 0 वोल्ट ऑफ जैसा कुछ? बिल्कुल, आप इसे एकदम सही समझ रही हैं। हार्डवेयर लेवल पर यह ठीक ऐसे ही काम करता है। एक खास वोल्टेज लेवल को 1 मान लिया जाता है और उससे कम या 0 वोल्टेज को 0। कंप्यूटर इसी भौतिक अवस्था को अपनी भाषा में पढ़ता है, इसीलिए बाइनरी उसके लिए सबसे सीधी और प्राकृतिक भाषा है। तो एक हमारा डेसिमल हो गया और एक कंप्यूटर का बाइनरी, लेकिन हमारे सोर्स में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का भी जिक्र है। जब कंप्यूटर 0 और 1 में ही खुश है, तो इन और सिस्टम्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया। सोचिए, डेसिमल का एक छोटा सा नंबर जैसे 225 बाइनरी में 1110001 जैसा लंबा हो जाता है। बाप रे, इतना लंबा? हाँ, अब कल्पना कीजिए कि किसी प्रोग्रामर को ऐसी हजारों लाइनों के कोड में कोई गलती ढूंढनी हो। ये तो भूसे की ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रोग्रामिंग सीखी थी, तो इन लंबी लंबी बाइनरी संख्याओं को डीबग करना एक बुरे सपने जैसा था। यहीं पर ऑक्टल, जिसका बेस 8 है, और हेक्साडेसिमल बेस 16 किसी वरदान की तरह काम आते हैं। अच्छा, ये बाइनरी के लंबे ग्रुप्स को एक छोटे अंक या अक्षर में समेट देते हैं, जिससे इंसानों के लिए इन्हें पढ़ना, लिखना और याद रखना हजारों गुना आसान हो जाता है। हेक्साडेसिमल का तो मैंने सुना है, इसमें गिनती में अक्षर भी आते हैं, 0 से 9 के बाद A, B, C। ये थोड़ा अजीब लगता है। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण है? बिल्कुल है, और हम सब उसे रोज देखते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग? जी, वेबसाइट बनाते हुए या फोटोशॉप में जब आप किसी रंग का कोड देखती हैं, जैसे #FF0000, ये हेक्साडेसिमल ही है। अरे वाह! तो जब भी मैं किसी वेबसाइट पे कलर पिकर में वो हैशटैग वाला कोड देखती हूँ, वो असल में हेक्साडेसिमल है। मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा एक सीक्रेट कोड जैसा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये FF0000? ये कमाल का है। असल में #FF0000 में 3 हिस्से हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके। पहला FF लाल रंग के लिए, दूसरा 00 हरे रंग के लिए और तीसरा 00 नीले रंग के लिए। हर रंग की तीव्रता को 0 से 255 तक मापा जाता है। हेक्साडेसिमल में FF का मतलब ही डेसिमल का 255 है, यानी सबसे ज्यादा। तो FF0000 का मतलब है लाल रंग पूरा, हरा 0 और नीला भी 0। बिल्कुल, और नतीजा एकदम चटक लाल रंग। तो मोटे तौर पे 4 मेन सिस्टम है। डेसिमल, जो हम इंसान इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी, बेस 2, जो कंप्यूटर की अपने भाषा है, जी, और फिर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, जो इंसानों और मशीनों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं, ताकि प्रोग्रामर बाइनरी की लंबी लाइनों में उलझने के बजाय अपना काम आसानी से कर सके। आपने एकदम सही सारांश दिया है। ठीक है, तो ये सिस्टम्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? अगर मैंने 13 टाइप किया, तो कंप्यूटर उसे बाइनरी में कैसे बदलेगा? इसके लिए एक बहुत ही सीधा तरीका है, जिसे लगातार भाग विधि कहते हैं। ओके।
अगर हमें 13 को बाइनरी में बदलना है तो हम 13 को इसके बेस यानी 2 से भाग देंगे। 13 को 2 से भाग देने पर भागफल आता है 6 और शेषफल यानी रिमाइंडर बचता है 1। इस 1 को हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला रिमाइंडर हुआ 1। अब हम भागफल 6 को फिर 2 से भाग देंगे। नतीजा आएगा भागफल 3, शेषफल 0। इस 0 को भी लिख लेते हैं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक भागफल 0 ना हो जाए। आखिर में हमें जो भी शेषफल मिले हैं उन्हें उल्टे क्रम में यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं। 13 के मामले में हमें मिलता है 1101। ये तो बहुत तार्किक है। तो क्या ये लगातार भाग विधि हर बेस के लिए काम करती है? मतलब अगर मुझे डेसिमल को ऑक्टल में बदलना हो तो क्या मैं 8 से भाग देती जाऊंगी? बिल्कुल, यही तो इन सिस्टम्स की खूबसूरती है। नियम एक ही है, ऑक्टल के लिए 8 से भाग दीजिए, हेक्साडेसिमल के लिए 16 से। ये दिखाता है कि इन सब के पीछे का गणित कितना सुसंगत है। और जब कंप्यूटर को बाइनरी 1101 वापस हमें दिखाना हो तो वो उसे डेसिमल में कैसे बदलता है? उसके लिए हम फिर से पोजिशनल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। हम बाइनरी नंबर के हर अंक को 2 की घात यानी पावर ऑफ 2 से गुणा करते हैं, दाईं ओर से शुरू करके। अच्छा, उल्टा प्रोसेस। जी, जैसे हमारे सोर्स में 1011 का उदाहरण है, हम दाईं ओर से शुरू करेंगे। पहले 1 को 2 की घात 0 से यानी 1 गुना 1 जो हुआ 1। सही। फिर दूसरे 1 को 2 की घात 1 से यानी 1 गुना 2 हुआ 2। ठीक है। तीसरे 0 को 2 की घात 2 से यानी 0 गुना 4 जो 0 ही रहेगा। और आखिरी 1 को 2 की घात 3 से यानी 1 गुना 8 जो 8 हुआ। और फिर इन सब को जोड़ देंगे 8 + 0 + 2 + 1 और हमें मिलता है 11। तो बाइनरी 1011 का मतलब डेसिमल में 11 है। बिल्कुल सही। और बाइनरी को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल जैसे शॉर्टकट में बदलना, आपने कहा था कि ये प्रोग्रामर्स के लिए काम आसान करता है, तो इसका तरीका भी आसान ही होगा? ये तो बाकी सबसे ज्यादा आसान है। यहाँ एक बहुत मजेदार गणितीय शॉर्टकट काम करता है। ऑक्टल का बेस 8 है जो कि 2 की घात 3 होता है। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। इसलिए बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए हम दाईं तरफ से बाइनरी अंकों के 3-3 के ग्रुप बना लेते हैं। 3-3 के ग्रुप? हाँ, जैसे 101101 को हम 101 और 101 के 2 ग्रुप में बांटेंगे। हर ग्रुप की अपनी डेसिमल वैल्यू निकाल लो। 101 का मतलब 5 होता है। तो ऑक्टल में ये 55 बन गया। वाह, ये तो सच में बहुत आसान है ना? इसी तरह हेक्साडेसिमल का बेस 16 है जो 2 की घात 4 होता है, तो उसके लिए हम 4-4 के ग्रुप बनाते हैं। ओके, तो हेक्सा के लिए 4-4 के ग्रुप। जी, अगर हमारे पास 101101 है तो दाईं ओर से 4 का ग्रुप 1101 बनेगा। बाईं ओर सिर्फ 10 बचेगा, तो हम उसके आगे 2 0 लगाकर उसे 0010 बना देंगे। 1101 का डेसिमल मान 13 होता है जो हेक्साडेसिमल में D है और 0010 का मान 2 है, तो ये संख्या बन गई 2D। तो संक्षेप में इन सिस्टम्स का आपसी बदलाव सिर्फ एक तरह का अनुवाद है जिसके नियम तय हैं। हम बेस नंबर का इस्तेमाल करके गुणा या भाग के जरिए एक भाषा से दूसरी में जाते हैं, और ऑक्टल हेक्साडेसिमल के लिए तो ग्रुपिंग जैसा स्मार्ट शॉर्टकट भी है। बिल्कुल। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक हम सिर्फ नंबरों की दुनिया में हैं। असल में हम तो कंप्यूटर पर कविताएं लिखती हैं, संदेश भेजती हैं। तो कंप्यूटर मेरे लिखे क अक्षर को, जो कि एक तरह की तस्वीर है, 0 और 1 में कैसे बदलता है? यहाँ तो कोई गणित नहीं है। ये सवाल हमें नंबर सिस्टम से कोडिंग सिस्टम की दुनिया में ले जाता है। इसका जवाब है एक तरह की डिक्शनरी। डिक्शनरी? हाँ, हर अक्षर, अंक और चिन्ह के लिए एक खास नंबर तय कर दिया गया है। जब आप कीबोर्ड पर ए दबाती हैं तो कंप्यूटर ए को नहीं बल्कि उसके लिए तय खास नंबर जैसे कि 65 को देखता है। अच्छा। फिर वो उस 65 को बाइनरी में बदलकर स्टोर कर लेता है। अक्षर और नंबर के बीच के इसी मैप या सूची को कोडिंग सिस्टम कहते हैं। अच्छा, तो हर अक्षर को एक नंबर दिया गया है। ये तो एक बहुत बड़ा काम रहा होगा। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड किसने और कैसे बनाया? क्या शुरुआत से ही सब इस पर सहमत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में बहुत अराजकता थी। हर कंपनी अपना सिस्टम बना रही थी। इसी समस्या को सुलझाने के लिए 1963 में ASCII बनाया गया। ASCII, मैंने ये नाम सुना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जी,
ये 7 बिट का कोड था, यानी इसमें 2 की घात 7 कुल 128 कैरेक्टर ही आ सकते थे। सिर्फ 128? हाँ, इसमें अंग्रेजी के छोटे बड़े अक्षर, अंक और कुछ खास चिन्ह जैसे @ हैशटैग $, शामिल थे। ये कंप्यूटिंग के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा ये थी कि ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए था। लेकिन दुनिया में तो हजारों भाषाएं हैं, तो फिर हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर काम कैसे शुरू हुआ? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी को हल करने के लिए भारत ने 1988 में ISCII विकसित किया, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अच्छा, ISCII। ISCII जी। ये ASCII का ही एक एक्सटेंशन था। ये 8 बिट का कोड था, यानी इसमें 256 कैरेक्टर की जगह थी। पहले 128 तो ASCII वाले ही थे, बाकी बची जगह का इस्तेमाल देवनागरी, बांग्ला, तमिल जैसी भारतीय लिपियों के लिए किया गया। ये एक शानदार प्रयास था जिसने भारत में कंप्यूटिंग को बढ़ावा दिया। लेकिन क्या ये एक आदर्श समाधान था? मतलब हर देश अपनी भाषा के लिए अलग कोड बना ले, तो फिर एक दूसरे से बात करना तो और मुश्किल हो जाएगा। ये तो डिजिटल दुनिया में अलग-अलग टावर ऑफ बेबल बनाने जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। अगर किसी ने ISCII में एक ईमेल भेजा है और जिसके पास गया है उसके कंप्यूटर में ISCII नहीं है, तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। मतलब सब गड़बड़ दिखेगा। हाँ, बिल्कुल। आपकी बात सही है कि डिजिटल दुनिया में अलग-अलग द्वीप बनाने जैसा था। तो आज हम जो एक ही डॉक्यूमेंट में हिंदी, अंग्रेजी और इमोजी सब कुछ लिख पाते हैं, वो कैसे संभव है? ये यूनिकोड के वजह से संभव है। यूनिकोड इसी समस्या का समाधान है। ये एक वैश्विक या यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड है जिसका लक्ष्य दुनिया की सभी जीवित और ऐतिहासिक भाषाओं के हर एक अक्षर को एक यूनिक नंबर देना है। हर एक अक्षर को? हर एक अक्षर को। हिंदी, चीनी, रूसी, अरबी और हाँ, आपके इमोजी भी, सबको यूनिकोड में एक खास जगह मिली है। UTF-8 और UTF-16 इसके अलग-अलग फॉर्मेट हैं जो बताते हैं कि इन नंबर्स को बाइनरी में कैसे स्टोर किया जाएगा। आज इंटरनेट यूनिकोड पर ही चलता है, इसीलिए हम भाषा की सीमाओं के पार संवाद कर पाते हैं। हमारे सोर्स में BCD और EBCD का भी जिक्र है। वे क्या हैं और आज कितने प्रासंगिक हैं? ये दोनों इतिहास के दिलचस्प पन्ने हैं। BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल पुराने कैलकुलेटर और डिजिटल घड़ियों में इस्तेमाल होता था। अच्छा, कैलकुलेटर में? जी। इसकी खासियत ये थी कि ये हर डेसिमल अंक को अलग-अलग 4 बिट के बाइनरी में दिखाता था। ये वित्तीय गणनाओं के लिए अच्छा था, जहां दशमलव की सटीकता बहुत जरूरी थी, लेकिन ये डेटा स्टोर करने में ज्यादा जगह लेता था। और EBCD? EBCD को IBM ने खास तौर पर अपने बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए बनाया था। ये भी एक 8 बिट कोड था, लेकिन ASCII से अलग था। आज के पर्सनल कंप्यूटरों में ये नहीं मिलता, लेकिन कुछ पुरानी बड़ी कंपनियों के लेगेसी सिस्टम में ये आज भी जिंदा है। तो अक्षरों और चिन्हों के लिए हम कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ASCII ने अंग्रेजी के साथ शुरुआत की, ISICI ने भारतीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में जगह दी, और यूनिकोड आज का ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो हमें सही मायने में एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे हम हिंदी में लिखें या जापानीज में या सिर्फ एक स्माइली भेजें। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने अपनी साधारण गिनती से शुरू किया और कंप्यूटर की बाइनरी भाषा की गहराई तक गए। हमने देखा कि कैसे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इंसानों के लिए पुल का काम करते हैं और कैसे ASCII से लेकर यूनिकोड तक के कोडिंग सिस्टम अक्षरों को अंकों में ढालते हैं। आखिर में सब कुछ 0 और 1 पर ही अगर टिकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर साइंस का एक चैप्टर नहीं है। यह इस डिजिटल दुनिया के मूल तर्क को समझने जैसा है जिसमें हम रहते हैं। परतों को देखने जैसा है जो टेक्नोलॉजी को काम करने लायक बनाती हैं। हमारे सोर्स में ग्रे कोड का एक छोटा सा जिक्र था, हाँ। जहां 2 लगातार संख्याओं में सिर्फ 1 बिट का अंतर होता है। जी। सामान्य बाइनरी में 3 से 4 पर जाने पर, मतलब 011 से 100 पर 3 बिट एक साथ बदलते हैं। हाँ, तीनों बिट फ्लिप हो जाते हैं। अब एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां एक संख्या को पढ़ने में हुई छोटी सी गलती का बड़ा परिणाम हो सकता है, जैसे किसी रोबोटिक हाथ की सटीक स्थिति या किसी सेंसर की रीडिंग। जहां एक साथ कई बिट बदल रहे हों, वहां गलती की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि ग्रे कोड जैसा सिस्टम जहां बदलाव हमेशा सिर्फ 1 बिट का होता है, ऐसे मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गलतियों को कम करने और स्थिरता बढ़ाने में कितना उपयोगी हो सकता है। ये क्लास आपको कैसी लगी है और कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।
इस क्लास की पीडीएफ और सभी सब्जेक्ट्स के फ्री टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए परीक्षा रैंक ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।